समाधि, हर ओर, हर दिशा में समाधियां फैली हुई थी। कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ साधारण पत्थरों से बनी तो कुछ पर जटिल नक्काशी और प्रतीक थे। आर्यन की सांसें धीमी हो गईं, जैसे उसके चारों ओर की हवा भी इस मृत्यु की नगरी में ठहर गई हो। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया, पैरों की खड़खड़ाहट सूखी जमीन पर गूंजती रही और उसकी नज़रें एक एक समाधि पर टिकती गईं। अजगर्भ की समाधि, उम्र 986 वर्ष, महाशूर कुल का योद्धा, लेकिन अंततः तत्काल में असफल। गुरुभान की समाधि, उम्र 977 वर्ष, रक्तबान साम्राज्य का सम्राट, तत्काल में असफल। मंगलतुष की समाधि, उम्र 994 वर्ष, राक्षसी कुल का सबसे बड़ा सनकी, तत्काल में असफल। हर समाधि एक नाम, एक कुल और एक आयु की घोषणा करती थी। लेकिन एक बात सब में समान थी कि हर कोई तत्काल के दौरान मारा गया था। आर्यन एक एक नाम पढ़ता गया, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये सब धरती के सर्वोच्च योद्धा थे और सब तत्काल के दौरान मारे गए। जहां तक उसकी नजरें पहुंची, कब्रों का समुद्र लहराता हुआ दिख रहा था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, ये तो उन योद्धाओं की समाधि थी जिनके नाम केवल किंवदंतियों में सुने गए थे। और उन सब की कहानियों का अंत एक ही बिंदु पर हुआ था, तत्काल। तत्काल वो स्वर्गीय परीक्षा थी जिसमें एक अनंतवीर योद्धा की आत्मा और शक्ति को आकाशीय बिजली परखा करती थी। कहा जाता था कि अगर कोई सफल हो तो वो दुनिया से ऊपर ऊपरी लोक की सीढ़ियां चढ़ सकता था। लेकिन असफलता का अर्थ था अंत, एक ऐसा अंत जो ना शरीर छोड़ता, ना आत्मा, सिर्फ एक जलती हुई कब्र बनाकर छोड़ जाता। आर्यन ने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई जगह होगी। वास्तव में ये जगह मकर कुल जैसे कब्र लुटेरों के लिए दिव्य खजाने की तरह थी। लेकिन अभी जो सामने था वह तो केवल सतह थी। अगर किसी ने इन सब की समाधि लूटकर शक्ति सोख ली तो। आर्यन का चेहरा पल में सफ़ेद पड़ गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक ऐसा प्राणी कितना प्रलयनकारी होगा। धीरे धीरे वो समाधियों के बीच गहराई में बढ़ता चला गया। उसकी आंखें हर नाम को पढ़ती रहीं, हर कुल को, हर वंश को। और तभी उसके मन में एक दूसरी बेचैनी उठी। यहाँ सिंह वंश का एक भी नाम क्यों नहीं? उसका मन झकझोर उठा। क्या हमारे वंश की वो रहस्यमय आपदा, उन सैकड़ों महान योद्धाओं की विलुप्ति, क्या वो भी तत्काल के कारण था? ये न केवल हैरानी की बात थी, बल्कि एक संकेत भी। या तो सिंह वंश के योद्धाओं ने कभी तत्काल में प्रवेश ही नहीं किया, या फिर उनका अंत कहीं और हुआ था, किसी और रहस्य के गर्त में। जैसे जैसे आर्यन आगे बढ़ता गया, उसे लगा कि कब्रें कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा, हर नई कब्र पर जो नाम लिखा था उसमें उस इंसान की उम्र और कुल दोनों बढ़ते जा रहे थे। फिर एक बात उसकी समझ में आई। शायद इस दुनिया में कोई भी योद्धा 1000 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। अगर तुम तत्काल पार नहीं कर पाए तो या तो बुढ़ापे से मरोगे या आसमानी बिजली तुम्हें जला देगी। वो कब से चल रहा था, 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया, फिर भी उस कब्रिस्तान का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह कभी खत्म ही नहीं होगी। और अजीब बात यह थी कि यहाँ कोई ताक महसूस नहीं हो रही थी। न कोई डर, न कोई ऊर्जा। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा रुद्रसेन ने बताया था। आर्यन बड़बड़ाया, मैं तो यहाँ लेवल बढ़ाने आया था, मगर ये तो कब्रिस्तान निकला। न कोई डीमन बीस्ट, न कोई दैत्य। अब लेवल कैसे बढ़ेगा? गुस्से में उसने पास की एक समाधि को लात मार दी, फिर तुरंत रुक गया। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी उस पत्थर में दरारें पड़ने लगीं। वो खुद ब खुद खिसकने लगा और फिर अंदर से एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर बाहर निकली। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। डर नहीं बल्कि रोमांच था उसमें। उसने मन में सोचा, क्या असली खतरा इन समाधि के भीतर है? तभी जमीन हिलने लगी, जोर का धमाका हुआ और समाधि का पत्थर फट गया। अंदर से धुएं और मलबे के बीच से एक भयानक आकृति बाहर आए और जोर से गरजी, ये कौन है जो मुंह उठाकर योग क्षेत्र में घुस आया? उसके बालों में खून की लकीरें थीं। पूरे शरीर से अजीब सी राक्षसी आभा निकल रही थी। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। उसके बगल में एक विशाल तलवार हवा में तैर रही थी, जो गहरी लाल रोशनी से जल रही थी, जैसे खून की प्यासी हो। उसकी खूनी लाल आंखें आर्यन पर टिक गईं और सिर्फ एक नज़र ने ही उसे दबाव में ला दिया। आर्यन ने नीचे समाधि पर लिखा नाम देखा और बुदबुदाया, दुग्धदमन तलवार पिशाच। ये तो किसी पुरानी कहानी का नाम लगता है। वो थोड़ा चौंका, मगर जैसे ही उसने तलवार पिशाच के सिर के ऊपर चमकती एचपी देखी, उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। तलवार पिशाच है ना? देखो भाई, नींद तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, पर क्या करें, लेवल भी तो बढ़ाना है। इतना कहकर उसने अपने मन में चिल्लाया, 7वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। एक शक्तिशाली लहर आर्यन के चारों ओर फैल गई, जिसने तलवार पिशाच का दबाव तोड़ दिया। उसकी दाईं हथेली में ड्रैगन स्लेयर चमका, फिर वो तुरंत उसकी ओर झपट पड़ा। सिर्फ एक वार में तलवार पिशाच की एचपी 0 हो गई। बधाई हो आर्यन, तुमने एक 9वें लेवल के रक्तवीर तलवार पिशाच को मारा है। तुम्हें 1500 एक्सपी पॉइंट्स, 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक स्किल पॉइंट मिला है।
बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक विशेष प्रणाली स्किल शॉप मिली है। आर्यन उलझन में था। खदमन जैसा योद्धा बस एक ही वार में मारा गया। कैसे? उसने समाधि की तरफ देखा। यहाँ तो लिखा था अनंतवीर स्तर, लेकिन अब जब वो बाहर आया तो सिर्फ रक्तवीर था। कहीं ये कब्र ही झूठी तो नहीं, या फिर कुछ और गड़बड़ है। उसी वक्त उसकी नज़र उसे मिली नई चीज़ पर गई, स्किल शॉप। ये क्या है? असल में जब से आर्यन इस दुनिया में आया था, सिस्टम धीरे धीरे खुद को अपडेट कर रहा था। पहले भी कई बार कुछ न कुछ नए फंक्शन खुले थे, तो ये कोई नई बात नहीं थी, मगर इस बार कुछ अलग था। विशेष प्रणाली स्किल शॉप। काम: हर तरह की स्किल खरीदी या बेची जा सकती है, शर्त एक बार खुलने के बाद दोबारा सक्रिय करने में कम से कम 12 घंटे लगेंगे। सिस्टम ने पूछा, क्या तुम स्किल सूची देखना चाहते हो? आर्यन ने बिना सोचे झट से कहा, हाँ दिखाओ। अगले ही पल उसकी चेतना में एक नई दुनिया खुल गई। हर तरफ चमचमाती स्किल्स की लाइनें थीं। ये क्या? सोल डिवोरर, ब्लड ओथ, माना शील्ड, डेविल कस भी है। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। कालपास की काट, आकाश चक्र, चेतना हरण तलवार, अरे अब तो मैं अमर हो जाऊंगा। थोड़ी देर में उसने खुद को संभाला, हवा में पलटा और फिर कब्रिस्तान के शुरुआती हिस्से की तरफ लौट आया। चलो अब असली खेल शुरू करते हैं, उसने कहा। शुरुआत में आर्यन के मन में कोई बुरी भावना नहीं थी। ना वो कोई कब्र लूटने वाला था, ना ही उसे समाधि तोड़ने का कोई शौक था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। सामने स्किल शॉप खुली थी, वो भी सिर्फ 12 घंटे के लिए। अब ये तय होना था कि आर्यन एक शिकारी बाज बनेगा या फिर जमीन पर रेंगता कीड़ा। उसे ना इस योग क्षेत्र की परवाह थी, ना इन समाधियों की। जब फायदे की बात हो तो सब संस्कार भूल जाते हैं। और सबसे अहम बात, इन समाधियों में जो सो रहे थे उनसे आर्यन का कोई भी नाता नहीं था। कोई नाता नहीं तो फिर क्या संकोच? ये सब भूतपूर्व योद्धा हों या राक्षसी आत्माएं, अगर सिस्टम ने स्किल शॉप खोली है तो अब डर की कोई जगह नहीं बची। सिर्फ एक शब्द, करो। आर्यन ने ब्लेड उठाए और पहली समाधि पर जोर से वार किया। धड़ाम, कब्र फटी और उसके अंदर से एक भयंकर योद्धा आसमान में उछलकर बाहर आया। वो भी 9वें लेवल का रक्तवीर था। ए छोटे चोर, वो चीखा, लेकिन आर्यन ने उसे पूरा बोलने का मौका नहीं दिया। चोर नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, कहते हुए उसने ड्रैगन स्लेयर को सीधा उसकी गर्दन की ओर घुमा दिया। एक बार और उसकी खोपड़ी चटकी, वो वहीं ढेर हो गया। सिस्टम की आवाज़ गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने एक 9वें लेवल के रक्तवीर को खत्म किया है। तुम्हें एक स्किल पॉइंट मिला है। अगर ये सब एक जैसे ही हैं, आर्यन की आंखों में ज्वाला थी, तो फिर मैं एक नहीं पूरे 100 से लड़ूंगा। उसकी हथेली में ड्रैगन स्लेयर से काली आग की लपटें उठने लगीं। बिना रुके वो आगे बढ़ा और एक साथ 100 समाधियों पर वार कर दिया। एक एक करके समाधियां टूटने लगीं। हर समाधि से एक योद्धा निकलता और जोर से चिल्लाता, छोटे चोर। चुप, आर्यन दहाड़ा, मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है। रूहानी सेना, दिखाओ अपना कमाल। उसे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचाना था। जितनी जल्दी हो सके उसे एक्सपी पॉइंट जमा करने थे ताकि उसका लेवल बढ़े। साथ ही उसे स्किल पॉइंट्स भी चाहिए थे। तुम्हारा क्या मतलब? उसे अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। भाड़ में जाओ सब। मास्टर, पल भर में हजारों रूहानी योद्धा उसके सामने खड़े हो गए। अब से बस एक महीने पहले ये हड्डियों के ढांचे जैसे दिखते थे, लेकिन अब इनमें से कुछ स्वर्णवीर स्तर तक पहुंच चुके थे। इनकी ताकत सिर्फ इमोर्टल क्रिस्टल से नहीं, बल्कि राक्षसी क्रिस्टलों से भी बड़ी थी, और ये सब पूर्वज रुद्रदेव की ट्रेनिंग का असर था। आर्यन गर्जा, इन मृत योद्धाओं को मिटा दो। रूहानी सेना झट से उन मृत योद्धाओं पर टूट पड़ी, जैसे बाढ़ आ गई हो। आर्यन भी पीछे नहीं रहा। उसने ड्रैगन स्लेयर को घुमाया और समाधियों पर हमला करने लगा। डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश। उसका हमला इतना तेज था कि एक झटके में दर्जनों योद्धा ढेर हो जाते। ड्रैगन कट, 1000 वार। उसका ब्लेड नाच रहा था। खुद आर्यन भी हवा में नाचता सा लग रहा था, जैसे खून की बारिश में एक तूफान। हर बार जब कोई योद्धा गिरता, सिस्टम की आवाज़ गूंजती, बधाई हो आर्यन, आपने 9वें लेवल के रक्तवीर को हराया। आपको 1500 एक्सपी पॉइंट्स, 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो, आपको एक स्किल पॉइंट मिला है। ना कोई खजाना, ना कोई दिव्य हथियार, बस एक्सपी पॉइंट्स और स्किल पॉइंट्स मिल रहे थे। लेकिन यही तो चाहिए था आर्यन को अभी। सिस्टम लगातार बचता जा रहा था, जैसे कोई घंटा। 10 मिनट बीते ही थे कि बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल 1 के स्वर्णवीर को मारा है। तुम्हें 3000 एक्सपी पॉइंट्स, 20 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 2 स्किल पॉइंट मिले हैं। आर्यन चौंक गया। अभी अभी जिन 100 योद्धाओं को उसने मारा था, वो सब तो 9वें लेवल के रक्तवीर थे। लेकिन अब सामने आने वाले योद्धाओं का लेवल बढ़ चुका था। मतलब साफ था, जैसे जैसे वो इस जगह में आगे बढ़ेगा, ये मृत योद्धा और ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने फिर से एक समाधि तोड़ी और उस योद्धा को भी मार गिराया।
जैसा सोचा था, आर्यन ने मन में कहा। हर 100 योद्धाओं के बाद अगले योद्धाओं का लेवल बढ़ जाता है और इसके साथ ही मिलने वाले एक्सपी पॉइंट, अमर ऊर्जा पॉइंट्स और स्किल पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं। वो हंसा। ये कब्रिस्तान तो मेरे लिए जन्नत है। ये जगह आम नहीं थी, ये एक खास इलाका था और आर्यन खुद फिलहाल 9वें लेवल का रक्तवीर था, इसलिए पहले 100 योद्धाओं को उसने आसानी से निपटा दिया। मगर अब आगे आने वाली लड़ाइयाँ और मुश्किल होती जाएंगी। उसने लंबी सांस ली। आ जाओ अब सब, मैं सबको खत्म कर दूंगा। उसका पूरा शरीर शक्तियों से भर गया। डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश। एक घमंडी मुस्कान के साथ वो योद्धाओं की भीड़ में कूद पड़ा, सबको दूर फेंकता हुआ। ड्रैगन कट। आर्यन ने एक के बाद एक अनगिनत वार किए, जैसे कोई पागल हो गया हो। अब जो योद्धा थे उनका स्तर आर्यन से एक लेवल ऊपर था, यानी स्वर्णवीर का पहला लेवल। लेकिन आर्यन ने उन्हें भी ज्यादा वक्त नहीं दिया, वो सब भी एक एक कर गिरते चले गए। 15 मिनट बाद, बधाई हो आर्यन, तुमने दूसरे लेवल के स्वर्णवीर को मारा है। तुम्हें 6000 एक्सपी पॉइंट्स, 40 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 4 स्किल पॉइंट मिले हैं। आर्यन हंस पड़ा। अब असली मजा आ रहा है। अब हर चीज चौगुनी मिल रही थी, एक्सपी पॉइंट भी, स्किल पॉइंट्स भी। आर्यन अब जैसे पागलपन की हद तक पहुंच गया था। 1 घंटे के अंदर ही समाधियों से निकलने वाले योद्धा अब 5वें लेवल के स्वर्णवीर बन चुके थे। इतने शक्तिशाली कि आर्यन की रूहानी सेना भी उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। आर्यन ने बिना हिचकिचाए अपनी रूहानी सेना को वापस डेथ गॉड सील में भेज दिया। अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, ना कोई छाया, ना कोई रहस्य। बस आर्यन था और सामने हजारों समाधि। पर आर्यन रुका नहीं। वो एक के बाद एक समाधियां तोड़ता चला गया और जितनी समाधियां टूटी उतने ही योद्धा उसके पीछे पीछे दौड़ते चले आए। आओ, पकड़ो मुझे अगर हिम्मत है, चलो और तेज दौड़ो। आर्यन भागता जा रहा था और उसके पीछे थे सैकड़ों योद्धा। वो हर एक वार में 100 से अधिक समाधियों को तोड़ रहा था, लेकिन उनमें से निकलने वाले योद्धाओं को मारने की बजाय अपने पीछे दौड़ा रहा था। अब उसके पीछे एक पूरी सेना थी। हर एक चेहरा सिर्फ एक मतलब रखता था, एक्सपी पॉइंट्स। हर शरीर एक नया स्किल पॉइंट। ये आधे घंटे तक चलता रहा। आर्यन समाधियां तोड़ता गया, दौड़ता गया और पीछे हजारों योद्धा उसका पीछा करते रहे। फिर अचानक वो रुक गया। उसके चेहरे पर एक लोमड़ी की तरह चालाक सी मुस्कान थी। हायरा, अब बारी तुम्हारी है, शुरू करो। हायरा सामने आए। उसने अपनी जादुई छड़ी ऊपर उठाई और कुछ बड़बड़ाने लगी। थंडर शक्ति, मेरी आवाज सुनो, सबको खत्म कर दो। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और फिर एक के बाद एक तेज गड़गड़ाहट के साथ सैकड़ों बिजली की धाराएं नीचे गिरने लगीं। सैकड़ों स्वर्णवीर योद्धा वहीं गिर पड़े। सब राख बन चुके थे। आर्यन के कानों में सिस्टम की आवाज बार बार गूंजने लगी, जो बेहद सुकून देने वाली थी। और फिर जल्द ही एक्सपी पट्टी पूरी भर गई। हायरा, एक और लहर आ रही है, तैयारी करो। आर्यन की दहाड़ जंगल की गूंज जैसी थी। हजारों योद्धाओं की भीड़ उसके बेहद करीब आ चुकी थी। चूंकि आर्यन का पूरा ध्यान समाधियां तोड़ने पर था, उसने नहीं देखा कि उनका स्तर अब क्या है। लेकिन वो ये साफ महसूस कर सकता था कि उनके बीच अब 9वें लेवल के स्वर्णवीर और कुछ तो उसे भी पार कर चुके थे। हायरा ने थकी हुई आवाज में बड़बड़ाया, ओ थंडर शक्ति, मेरी पुकार सुन। आसमान गड़गड़ाया और अगले ही पल बिजली की मोटी गाड़ियां आकाश से बरसने लगीं। कई योद्धा पीछे हटे, कुछ जमीन पर गिर पड़े, मगर कोई मरा नहीं, ना ही किसी को गहरी चोट लगी। उनकी केवल कुछ एचपी ही कम हुई। हायरा ने गुस्से से कहा, मास्टर, ये सब बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने अभी तक थंडर शक्ति की साधना पूर्ण नहीं की है। उसके होंठ कान पे, मुझे अभी पीछे हटना होगा। उसकी आवाज में मायूसी और आत्मग्लानि थी, पर भीतर ही भीतर वो कुछ और सोच चुकी थी, मुझे मजबूत बनना ही होगा, मुझे ये हार स्वीकार नहीं। हायरा को लगा था कि उसकी थंडर शक्ति अब अपराजय है, लेकिन अब उसका ये भ्रम टूट चुका था। आर्यन का दिल धक से रह गया। हायरा, रुको। लेकिन तब तक वो वापस थंडर ड्रैगन रॉड में समा चुकी थी और अब आर्यन अकेला था। चारों ओर से 100 से ज्यादा योद्धा उसे घेरे खड़े थे, आंखों में वही प्यास, वही हिंसा, जैसे उसकी खाल उतार डालनी हो। भागो, अब क्यों नहीं भागते? बिजली चलाओ, अब क्यों नहीं चला रहे? एक मूलवीर गुर्राया, अब देखता हूँ कहाँ तक भागते हो। हर चेहरे पर धूल, हर कपड़ा फटा, कई के बाल ऐसे खड़े थे जैसे मुर्गा बन गए हों, और सबका बस एक ही मकसद था, आर्यन का अंत। मार डालो इसको, सब एक स्वर में चीख उठे। हर योद्धा एक साथ आगे बढ़ा, लेकिन तभी आर्यन के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। मारोगे मुझे? बस तुम लोग, ऊंचा स्तर है तो खुद को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझ बैठे हो। मुझे नापसंद है ऐसे घमंडी लोग जो सामने अकड़ कर खड़े होते हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। रूहानी सेना गई, हायरा गई, तो अब बारी है। दानुज, तेरी सारी सील जंजीरें टूट चुकी है ना? 18 स्तरीय नर्क से गूंजती आवाज आए, मास्टर, मैं तो बस आपकी पुकार का ही इंतजार कर रहा था। आर्यन की हंसी गूंज उठी, तो फिर दिखाओ मुझे अपनी पूरी शक्ति।
इन महान योद्धाओं को दिखा दो कि आज का आर्यन क्या है। जैसी आज्ञा मास्टर। जैसे ही वो शब्द बोले गए, हर योद्धा आर्यन की ओर झपटा। उसी समय एक के बाद एक विस्फोट गूंजे और एक भीषण काया आर्यन के बगल में प्रकट हुई। उसकी बाजुएं जंजीरों से लिपटी हुई थी, आंखें काले कोहरे से ढकी और उसके चारों ओर भंवर सी शक्ति घूम रही थी। उसके आते ही समाधियां ऊपर उठने लगी, कंकड़ गारे हवा में तैरने लगे, यहाँ तक कि योद्धाओं के शरीर भी अपने आप हवा में उठने लगे। आर्यन ने धीरे से कहा, सबको खत्म कर दो। दानुज राक्षस ने क्रूर मुस्कान के साथ जवाब दिया, समझ गया मास्टर। 10,000 गुना गुरुत्व शक्ति। उसने जैसे ही चीखा, उसके शरीर से एक घूमती हुई शक्ति निकली और चारों तरफ फैल गई। जितने भी योद्धा उसके पास थे सब हवा में उड़ गए और फिर उनके शरीर फटने लगे। कुछ भी नहीं बचा, ना हड्डियां ना राख, सब धूल बन गए। इनमें कई योद्धा मूलवीर स्तर के भी थे, पर दानुज राक्षस की शक्तियों के सामने कुछ नहीं थे। उसकी सारी सीलें टूट चुकी थीं, अब वो अपनी असली शक्ति दिखा सकता था। वो सच में बेहद खतरनाक था। सिस्टम की आवाज़ लगातार बज रही थी, इतनी तेज कि आर्यन के कानों में गूंजने लगी। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मारने चले थे, इतनी औकात है तुम्हारी। एक्सपी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर अब तक आर्यन 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट से नहीं जुड़ा था, तो वो अभी लेवल नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे पता था कि जैसे ही वो रूट मिल जाएगी, वो एक साथ कई लेवल बढ़ा लेगा। अभी लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन स्किल पॉइंट मिल रहे थे और वो उन्हीं में खुश था। आर्यन ने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। वो जोर से बोला, दानुज सब साफ कर दो, जो भी दिखे उसे मिटा दो। कुछ ही घंटों में आर्यन ने पूरे इलाके को साफ कर डाला था, पर यह योग क्षेत्र इतना बड़ा था कि लग रहा था जैसे शुरुआत ही की हो। अभी बहुत कुछ बाकी था। अब तक 38,000 स्किल पॉइंट्स मिल चुके हैं, थोड़ा और हो जाए तो कोई तगड़ी स्किल खोल लूंगा। दानुज पूरी ताकत से हमला कर रहा था, यहाँ तक कि जो तीसरे चौथे लेवल के मूलवीर थे उन्हें भी वो ऐसे उड़ा रहा था जैसे खिलौने हों। आर्यन उसकी ताकत देखकर हैरान था, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी। मैंने जो 10 सुप्रीम टोकन चुराए थे वो वाकई काम आ रहे हैं। तभी आर्यन ने एक और आदेश दिया, थंडर राक्षस। थंडर राक्षस की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, हुक्म। आर्यन बोला, जितनी भी समाधियां यहाँ हैं सबको तोड़ डालो, जितनी हो सके उतनी ज्यादा। थंडर राक्षस को समझ नहीं आया कि आर्यन ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरे जोश से बोला, ठीक है। दानुज और थंडर राक्षस दोनों 18 स्तरीय नरक से आए थे। इनकी मौजूदगी सीमित समय तक ही थी। अब जबकि दानुज की सारी सील टूट चुकी थी, उसका वक्त 5 मिनट से बढ़कर 15 मिनट हो गया था। मगर आर्यन जानता था कि ये भी बहुत कम है। उसे अभी और एक्सपी और स्किल पॉइंट्स चाहिए थे। अगर ये दोनों राक्षस चले गए और उसे अकेले लड़ना पड़ा तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब बस एक ही तरीका था, जितनी जल्दी हो सके सब हासिल कर लो। बधाई हो आर्यन, तुमने चौथे लेवल के मूलवीर को मारा है। तुम्हें 1,60,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1200 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 64 स्किल पॉइंट्स मिले हैं। शुरुआत में जो तेजी थी अब वो थोड़ी कम हो गई थी, पर एक्सपी पॉइंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। एक्सपी का असली स्वर्ग। आर्यन अब इस जगह को छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकता था। 15 मिनट बाद चारों तरफ फिर से नए नए योद्धा आ गए थे। इस बार ये और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। 8वें 9वें लेवल के मूलवीर और कुछ तो स्वर्गवीर भी थे। तभी दानुज बोला, मास्टर मेरा समय अब पूरा हो गया है। अब चारों ओर सिर्फ योद्धा ही योद्धा थे, कम से कम 4 से 5,000। अगर ये सब एक साथ हमला कर देते तो कोई दिव्यवीर भी ना टिक पाता। और आर्यन तो अभी सिर्फ एक रक्तवीर था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ना डर था ना चिंता, उल्टा एक अलग ही मस्ती थी। वो मुस्कराते हुए बोला, हाँ अब मज़ा आएगा। बगल में खड़ा दानुज थोड़ा घबरा गया, बोला, मास्टर आप मजाक कर रहे हैं, आपकी जान को खतरा है। आर्यन ने तुरंत बात काट दी, तुम दोनों वापस जाओ, आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगा। वो नहीं चाहता था कि दानुज राक्षस या थंडर राक्षस ज़्यादा देर इस दुनिया में रहें। जितना ज़्यादा वो यहाँ रुकते उतना उनकी आत्मा पर असर पड़ता और इससे उनकी शक्तियों पर भी फर्क पड़ता। आर्यन के लिए ये दोनों बस नौकर नहीं थे, उसके अपने साथी थे। लौट जाओ, उसने एकदम साफ आवाज में कहा। बस इसके बाद दोनों राक्षस बिना कुछ बोले वापस 18 स्तरीय नर्क में चले गए। अब आर्यन वहां अकेला खड़ा था और चारों ओर से हजारों योद्धा उसे घेर चुके थे। कोई स्वर्णवीर था, कोई मूलवीर, तो कुछ ऐसे भी थे जो सीधे स्वर्गवीर स्तर पर पहुंच चुके थे। देखने में लग रहा था जैसे कोई अकेला लड़का पूरे युद्ध क्षेत्र के बीच में फंस गया हो, लेकिन हकीकत ये थी कि अब तक आर्यन ने बस 2-3 बार ही खुद हमला किया था, वरना सारी तबाही तो रूहानी सेना, हायरा और दोनों राक्षसों ने मचाई थी। अब बारी खुद आर्यन की थी। वो मुस्कुराया, उसकी चेतना जुड़ी थी आवेग क्रिस्टल से। उसने जोर से कहा, सक्रिय करो।
सिस्टम सूचना, आवेग क्रिस्टल दूसरी बार इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सिर्फ 8 बार इस्तेमाल बचा है। इसके तुरंत बाद उसकी अमर ऊर्जा में अचानक 10 लाख पॉइंट्स का इजाफा हो गया। और उसी वक्त आर्यन चिल्लाया, फ्लेम ड्रैगन अवतार। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आर्यन का पूरी शरीर आग में जलने लगा और अगले ही पल वो एक विशाल जलते हुए फ्लेम ड्रैगन में बदल गया। उसकी आंखें सुलगते अंगारे जैसी थी और सांसों से भाप निकल रही थी। हवा में उड़ता हुआ वह एक उल्का की तरह था। उसने नीचे देखकर कहा, अब जरा बच के दिखाओ। सारे योद्धा हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक रक्तवीर स्तर का लड़का अचानक एक खतरनाक ड्रैगन बन जाएगा। उसका दबाव ऐसा था जैसे पूरा आसमान नीचे गिरने वाला हो। जमीन कांपने लगी थी। जिधर उसकी नज़र जाती उधर के योद्धा जल के भस्म हो जाते। सिस्टम की आवाज़ बार बार आ रही थी, हर योद्धा के मरने पर आर्यन को 2,80,000 एक्सपी पॉइंट्स और 98 स्किल पॉइंट्स मिल रहे थे। जिन योद्धाओं ने आर्यन को घेर रखा था अब वो खुद जान बचाकर भागने लगे और आर्यन उन्हें शिकार बना रहा था। स्वर्णवीर और मूलवीर एक झटके में नष्ट हो रहे थे। स्वर्गवीर थोड़ा रुक पा रहे थे लेकिन ज्यादा वक्त नहीं। वो भी उसकी लपटों के सामने टिक नहीं पाए। घंटों बीत गए पर आर्यन रुका नहीं। जितना ज्यादा समय बीतता गया उसके हमले और ज्यादा तेज होते गए। दूसरी ओर 9 ड्रैगन दीवार के पास रुद्रसेन और यशवंत अब भी उसका इंतजार कर रहे थे। यशवंत बेचैन होकर बोला, 11 घंटे हो गए, आर्यन अब तक बाहर नहीं आया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? रुद्रसेन की आंखों में भी चिंता थी। उसने कहा, जब मास्टर अंदर गए थे तो आधे मिनट में वापस आ गए थे। अब आर्यन गया है और अब तक नहीं लौटा। अगर उसे कुछ हो गया तो? वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। यशवंत ने गहरी सांस ली और बोला, अगर आर्यन को कुछ हो गया तो हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। वो सिर्फ सिंह परिवार की उम्मीद नहीं है बल्कि मास्टर की आखिरी आशा है। आर्यन बस एक नाम नहीं था, वो एक उम्मीद था। उसी में छिपी थी एक जाति की पुनर्जागरण की चिंगारी और उसी के साथ बंधा था उन सभी रहस्यों का जवाब जो कोई नहीं सुलझा सका था। रुद्रसेन और यशवंत दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। अमर महल। धर्मनाथ ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने हर जगह जांच की। आर्यन आखिरी बार रुद्रसेन के आंगन में देखा गया था। वहां से उसका कोई सुराग नहीं मिला, जैसे उसकी मौजूदगी ही मिटा दी गई हो। वो सप्चर पर्वत से नीचे भी नहीं गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुर्जुग सर्गेश्वर अब भी व्योम दर्पण को टकटकी लगाए देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, क्या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? धर्मनाथ थोड़ा झिझकते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज का आखिरी मुकाबला देखकर डर गया हो और भाग गया हो? कभी नहीं। बुर्जुग सर्गेश्वर ने तुरंत इनकार कर दिया। आर्यन औरों जैसा नहीं है। मैं सिंह परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लोग मर सकते हैं पर हार नहीं मानते और भाग जाना असंभव। आर्यन जरूर कहीं है और सही वक्त पर लौटेगा। ठीक है, अब उसे ढूंढना बंद कर दो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो आज के आखिरी मुकाबले में जरूर दिखेगा। सर्गेश्वर के मन में हलचल थी मगर उनके हाथ में कुछ नहीं था। अब बस यही उम्मीद थी कि आर्यन जहां भी हो ठीक ठाक हो। असल में ये चिंता सिर्फ आर्यन की नहीं थी, उनकी अपनी उम्मीदें भी उसी से जुड़ी थीं। जो सपना उन्होंने वर्षों से देखा था उसे पूरा करने वाला शायद बस आर्यन ही था। चक्रयोग हॉल का आंगन। सब तरफ सन्नाटा था पर सबके मन में बेचैनी थी। एस्फीरा आसमान की तरफ देख रही थी जहां हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। उसने धीरे से कहा, सुबह होने वाली है, एक और नया दिन शुरू हो रहा है। आर्यन अभी तक नहीं लौटा था और उसी बेचैनी में वो रात भर नहीं सोई। बिस्तर पर पड़ी रही, करवटें बदलती रही। आज हॉल प्रतियोगिता का अंतिम दौर था। टीम स्पर्धा, पिल रिफाइनिंग मुकाबला और व्यक्तिगत रैंकिंग तीनों आज ही थे। वो समझ सकती थी कि आर्यन पर कितना बड़ा दबाव होगा। उसी वक्त रीवा धीरे धीरे पास आए और बोली, दीदी, आर्यन भाई को कुछ नहीं होगा। वेदिका भी बाहर आ गई। वो पूरी रात अपनी पॉइजन बॉडी को और गहराई से समझ रही थी। उसने कहा, आर्यन कभी हार नहीं मानता। चाहे हालात जैसे भी हों, वह हमेशा लड़ता है। वो जरूर लौटेगा। थोड़ी ही देर में तिमरा, औजा, शहनाज और बाकी लोग भी आंगन में आ गए। सबके चेहरे पर चिंता थी मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बस आर्यन का इंतजार कर रहे थे। उधर आर्यन, हा 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 हा, उसकी हंसी पूरे योग क्षेत्र में गूंज रही थी। अब मेरे पास 3 अरब एक्सपी पॉइंट्स हैं। सोचो जरा, अब मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। अगर कोई 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट मिल जाए तो शायद आज ही मूलवीर बन जाऊं। उसे केवल स्वर्णवीर बनने के लिए ही करोड़ों एक्सपी पॉइंट्स चाहिए थे और अब जब एक साथ इतने सारे पॉइंट्स मिल गए थे तो वो लेवल पर लेवल पार कर सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा मजा उसे स्किल पॉइंट्स देखकर आया। 1,08,700 पॉइंट्स। वाह, अब तो जो चाहूँ वो स्किल खरीद सकता हूँ। वो बुदबुदाया। दूसरी ओर महाविद्यालय में मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। भीड़ पिछले 2 दिन से भी ज्यादा थी। सभी योद्धा, मास्टर और हॉल अध्यक्ष भी आ चुके थे। आज का दिन सबके लिए अहम था।
योद्धाओं के लिए यह प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने का दिन था। केरिम के लिए ये बदला लेने का मौका था। हलील के लिए पुराने घावों को भरने का दिन था। सब आ चुके थे, लेकिन आर्यन अभी तक नजर नहीं आ रहा था। गौरांग की पेशानी पर चिंता की लकीरें थीं। उसने बेचैनी से पूछा, रायगर भाई, कल रात मास्टर ने आपसे क्या कहा? वो अब तक क्यों नहीं आया? रायगर ने शांत आवाज में जवाब दिया, उसने हमें पहले ही भेज दिया था, पर यह नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसी वक्त हैदर हाँफता हुआ वहां पहुंचा। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। मास्टर कहीं दिखे क्या? गौरांग ने जल्दी से पूछा। हैदर ने सिर हिलाया, नहीं, ना मास्टर दिखे, ना एल्डर रुद्रसेन और ना ही वो काले कपड़ों वाले एल्डर। असल में वो तीनों उस जगह पर थे जहां आज तक अमर महल के लोग भी नहीं पहुंचे थे, तो उन्हें भला कोई कैसे ढूंढ पाता। एस्फीरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी, लेकिन उसके चेहरे पर पूरा भरोसा झलक रहा था। आर्यन नहीं आया, लेकिन मैं जानती हूँ वो जरूर आएगा। अभी हमें ऐसे दिखाना होगा जैसे सब ठीक है। अगर केरिम और उसके लोग हमारी घबराहट पकड़ लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, आर्यन आए या ना आए, ये टीम मुकाबला हमें हर हाल में जीतना ही है। सब जानते थे कि आर्यन पर पहले से ही बहुत दबाव है और एस्फीरा उसकी मदद करना चाहती थी। उसके पास इसका बस एक ही तरीका था, टीम मुकाबला जीतना। सब ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप सिर हिलाया। अब सबकी आंखों में पक्का इरादा था, मास्टर के लिए और खुद के लिए भी। चलो शुरू करते हैं। दर्शकों के बीच बैठा अनुराज बड़बड़ाया, आर्यन अब तक आया क्यों नहीं? केरिम को भी थोड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने कंधे उचकाते हुए कहा, घबराओ मत, मैंने मुख्य दरवाजे पर नजर रखी थी, वो सप्तचक्र महाविद्यालय से बाहर नहीं गया। सच ये था कि केरिम को खुद भी नहीं पता था कि आर्यन कहाँ है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नज़र तो बस एक चीज़ पर थी, आर्यन की हार या मौत। राफेल ने थोड़ी देर सोचा और बोला, कहीं यह आर्यन की कोई चाल तो नहीं? शायद वो छुपकर हमारी रणनीति देख रहा हो। किसी को गायब समझवाना चाल चलने का एक तरीका हो सकता था, क्योंकि अगर सबको लगेगा कि वो भाग गया है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। और जब पिल रिफाइनिंग और टीम मुकाबले का वक्त अलग अलग हो तो वो दोनों में हिस्सा ले सकता है। केरिम हंसा, हमें क्या उसने बेवकूफ़ समझा है? पहले टीम मुकाबला शुरू करवाओ और पिल रिफाइनिंग थोड़ी देर के लिए रोक दो ताकि वो दोनों में हिस्सा ना ले सके। उसने तुरंत फैसला ले लिया, आर्यन पर शिकंजा कसने का ये सबसे असरदार तरीका था। कमाल की सोच। केरिम भाई, अब चाहे वो आए या ना आए, उसे दोनों मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी हॉल के अध्यक्ष भी मुस्कुरा दिए। केरिम की आंखें सधी हुई थीं और मन में एक ठंडी सी सोच चल रही थी, आज आर्यन मरेगा, और उसके साथ वो सब भी जिनका हाथ मेरे बेटे की मौत में था। मंच पर खड़े गहरे नीले कपड़े पहने संचालक ने गंभीर स्वर में भाषण दिया, आज का दिन निर्णायक है। महाविद्यालय की तीनों प्रतियोगिताओं, पिल रिफाइनिंग, टीम रैंकिंग और व्यक्तिगत रैंकिंग का अंतिम नतीजा आज ही तय होगा। जो चमकेगा वो अगले युग का नायक कहलाएगा। भीड़ एक पल को शांत हो गई, मानो उस पल की गंभीरता को भीतर तक महसूस कर रही हो। फिर केरिम की योजना के मुताबिक घोषणा की गई, सबसे पहले टीम रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होगी। कृपया मुकाबलों की सूची दिखाई जाए। एक झंझनाहट सी हुई और काले जादुई पत्थर की दीवार पर सुनहरी रेखाओं से नाम उभरने लगे। नाम जैसे ही प्रकट हुए, दर्शकों के बीच हलचल मच गई। पहला मुकाबला, पागल दरिंदे टीम बनाम फीनिक्स टीम। देखो, शुरू हो गया। कौन बनेगी सप्तचक्र महाविद्यालय की सबसे ताकतवर टीम? चारों ओर से आवाजें उठने लगी, पूरा मैदान जोश में चीखते, तालियां पीटते, मंत्रोच्चार करते लोगों से गूंज उठा। एस्फीरा ने धीरे से कहा, गौरांग, रायगर, अव्यान, शहनाज और मैं, हम 5 पहले उतरेंगे, और जो रणनीति आर्यन ने बताई थी हम उसी पर चलेंगे। पांचों ने सिर हिलाया, बिल्कुल गंभीर होकर। एस्फीरा ने कमर कस ली और फिर उन्होंने एक दूसरे को अंतिम बार देखा। शायद ये नजरों का आदान प्रदान कोई अंतिम वादा था। फिर पांचों एक साथ अखाड़े की ओर बढ़ चले। आर्यन अब भी नहीं आया। केरिम की ठंडी सी हंसी गूंज उठी। उसने चारों तरफ मैदान में नजर दौड़ाई और धीरे से बुदबुदाया, इस वक्त भी छुपा बैठा है, देखता हूँ कब तक छिपा रहता है। फिर उसने बगल में खड़े अनुराज की तरफ देखा। वो सब इंतजाम हो गए जिनके लिए कहा था? अनुराज ने थोड़ा मुस्कराते हुए सिर हिलाया, हाँ, मैंने पहले ही सब तैयारी कर ली है, चिंता मत करो, आज की लड़ाई में किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। अखाड़े में फीनिक्स टीम सामने थी। उनकी पूरी टीम के योद्धा स्वर्णवीर स्तर के थे। इसके अलावा उनकी टीम में बदलाव भी हुए थे। उनमें से 2 योद्धा ऐसे थे जो पहले कभी उनकी टीम में नहीं दिखे। असल में वो दोनों दूसरे हॉल से बुलाए गए थे। रायगर ने ध्यान से उन्हें देखा और बोला, अयांश, तुम तो फॉर्मेशन हॉल के हो ना? और तुम? इयान, सरपेंट हॉल से। अयांश ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कल ही फीनिक्स हॉल में शामिल हुआ हूँ, इसमें क्या दिक्कत है?
रायगर की आंखें संकुचित हो गईं और उसने गहरी आवाज में अपने साथियों से कहा, सब लोग ध्यान से रहना। ये वही अयांश है जिसे फॉर्मेशन हॉल का सबसे ताकतवर फॉर्मेशन मास्टर माना जाता है। शहनाज ने फुसफुसा कर कहा, और उस काले कपड़ों वाले यान से भी सावधान रहना। उसकी रक्षा शक्ति बहुत घातक है। एस्फीरा ने जल्दी से रणनीति बनाई और सबको शांत स्वर में समझाया। गौरांग, तुम उनके 3 तलवारबाजों को रोक के रखना। रायगर, तुम सीधे फॉर्मेशन मास्टर पर वार करोगे और हम सब रक्षक को संभालेंगे। ठीक है, सबने धीरे से उसकी बात दोहराई। उनका पहला निशाना था फीनिक्स टीम का रक्षक यान। फिर अखाड़े की जमीन पर कुछ हलचल हुई और फॉर्मेशन जाल सक्रिय कर दिया गया। घोषणा हुई, टीम रैंकिंग प्रतियोगिता का पहला मुकाबला अब शुरू होता है। एकाएक शोर थम गया। हर कोई सांस रोककर अखाड़े की तरफ देखने लगा। फीनिक्स टीम के तीनों तलवारबाजों ने बिना देर किए तुरंत एस्फीरा की ओर दौड़ लगा दी, तलवारें हवा में लहराते हुए। लेकिन तभी गौरांग बीच में आ गया और गूंजती आवाज में बोला, हमारी लीडर को छुओगे तो पहले मुझसे टकराओ। उसके शरीर पर उसका अभेद्य कवच सक्रिय हो गया और वो तीनों तलवारबाजों के सामने दीवार की भांति खड़ा हो गया। उसी पल अयांश खड़ा खड़ा हंसने लगा, हा हा हा। रायगर की आंखें चमकी, कुछ गड़बड़ है गौरांग, संभल के। हालांकि गौरांग मोटा और मजबूत था, मगर सतर्क भी उतना ही था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने फौरन उछलने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसके पैर जमीन में ऐसे धंसने लगे जैसे दलदल में समा रहा हो। जितना वो निकलने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा अंदर खींचता जा रहा था। ये एक सोची समझी चाल थी। अखाड़े में आते ही अयांश ने इस फॉर्मेशन को बिछाना शुरू कर दिया था, खास तौर पर गौरांग के लिए, क्योंकि वही पागल दरिंदे टीम का असली स्तंभ था। अयांश के चेहरे पर वही संतोष था जो शिकारी के चेहरे पर होता है जब शिकार फंस जाए। सब कुछ बिल्कुल केरिम की योजना के मुताबिक चल रहा था। पहले गौरांग को हटाओ, फिर बाकी टीम को एक एक कर निपटाओ। गौरांग पूरी ताकत लगाकर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर फॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहा था। जितना ज्यादा वो छटपटाता, उतना गहराई में धंसता जा रहा था। अयांश की हंसी गूंज उठी, अब बाहर निकलने की तो छोड़, सांस लेना भी मुश्किल होगा मोटे। हा हा हा। एस्फीरा की आंखों में गुस्से की चिनगारियां चमकीं। उसने बिना देर किए आदेश दिया, पहले गौरांग को निकालो, और खुद भी उसकी ओर दौड़ पड़ी। गौरांग जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ो, मैं संभाल लूंगा। उसी वक्त यान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, ज्यादा उतावलापन सही नहीं है। फिर अचानक उसके शरीर से एक प्रबल ऊर्जा उठी और देखते ही देखते 3-4 मीटर ऊंची शक्तियों से बनी एक बेहद मजबूत दीवार अखाड़े में खड़ी हो गई। एस्फीरा और बाकी सब उस दीवार से टकराकर वहीं रुक गए। अकेला यान सबको रोक रहा था। वो एक ताकतवर रक्षक था और रक्षा शक्ति ही उसकी ताकत थी। यान ने गर्व से कहा, दोस्तों, अब वक्त है पलटवार का। उसकी ढाल आगे बढ़ने लगी और फीनिक्स टीम के तीनों तलवारबाज भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगे। एस्फीरा की चंद्र तलवार बिजली की तरह चल रही थी, पर यान की ढाल पर जैसे उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। हर बार ढाल से टकराते ही शांत हो जाता, जैसे हवा में घुल जाए। यान जोर से हंसा, आज तुम सबका खेल खत्म। ढाल तेजी से आगे बढ़ रही थी और एस्फीरा, रायगर, हिमेश और अव्यान चारों को पीछे हटना पड़ रहा था। गौरांग जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, उसकी ढाल से दूरी बनाओ। फासला अब नामात्र रह गया था। अगर वो वक्त रहते नहीं हटे तो ढाल की गिरफ्त में आ जाते और फिर फीनिक्स टीम के तीनों तलवारबाज बिना रुके वार करते। इसी बीच अयांश की आंखों में एक चमक उभरी और उसने हंसते हुए कहा, पहले खुद की तो सोच मोटे। जैसे ही उसके शब्द हवा में फैले, दलदली फॉर्मेशन ने अपनी शक्ल बदल ली। गौरांग को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा हो। उसकी आत्मा तक कांप गई। वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उधर एस्फीरा और बाकी तीनों भी उस ढाल से बस कुछ कदम ही दूर थे। खत्म हो गया, अब तो पागल दरिंदे टीम की हार पक्की है। उन चारों के सामने ये लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। शुरू में इनकी टीम ने थोड़ा चौंकाया था, पर अब असली ताकत सामने आ गई है। ये मुकाबला किसी एक का नहीं, पूरी टीम का होता है। अगर टीम मुकाबले में बस 1-2 लोग ही लड़ें और बाकी लड़खड़ा जाएं, तो हार तय है। गौरांग की रक्षा टूट चुकी थी। रायगर और एस्फीरा जैसे तेज योद्धा भी अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पा रहे थे। अब उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था। वो बस आसान निशाने बनकर रह गए थे। टीम तो सबके साथ से बनती है और यहाँ पागल दरिंदे टीम अब तक काफी कमजोर साबित हो रही थी। दर्शकों की तरफ से उनके लिए केवल अफसोस की आवाजें उठ रही थीं। पागल दरिंदे टीम की जो धमक अब तक सबके सिर चढ़कर बोल रही थी, लग रहा था अब वो खत्म होने वाली है। हा हा हा, अनुराज ने घमंड में कहा, पागल दरिंदे टीम, इस बार तो हम इनका नामो निशान मिटा देंगे। उसने केरिम की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, केरिम भाई, आप तो कमाल के निकले। अगर आपने पहले से उस मोटे को पकड़ने के लिए वो फॉर्मेशन नहीं बिछाई होती तो उन्हें मिटाना इतना आसान कभी ना होता।
केरिम ने ठंडी हंसी हंसी, और वो आर्यन, क्या वह हमारे सामने टिक पाएगा? उसमें है ही क्या, उसकी औकात ही क्या है? उससे लड़ना तो ऐसे है जैसे किसी पालतू कुत्ते से खेलना। ये सब चक्र महाविद्यालय था, और यहाँ जो चलता था वो था केरिम का रुतबा। आर्यन जैसे किसी भी आम लड़के की यहाँ कोई कीमत नहीं थी। पहले तो केरिम को लगा था कि स्वर्गसार कुल ही आर्यन को खत्म कर देगा, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वो बस उसे मोहरा बना रहे थे। अब उसे उनकी भी परवाह नहीं रही थी। अब उसकी आंखों में बस एक बात थी, बदला। आर्यन ने उसके बेटे को मार गिराया था। अब केरिम चाहता था कि आर्यन उसी दर्द से गुजरे जिससे उसका दिल हर पल टूटा था, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इस दुनिया में ताकतवर ही सही होता है। कौन जीता, कैसे जीता, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत से लोग जानते थे कि अखाड़े में फॉर्मेशन पहले से बिछाई गई थी और अयांश ने बस उसे चालू किया था। लेकिन कौन है जो ये बात जोर से बोलेगा? अगर किसी ने कहा भी तो लोग यही समझेंगे कि वो हारने वाले की तरफदारी कर रहा है। केरिम की आंखों में आग सी चमक रही थी, ठंडी, डरावनी और नफरत से भरी। उसने बुदबुदाया, आर्यन, आज तेरी टीम यहीं मरेगी, और फिर तेरी बारी आएगी। उसी वक्त उसकी नज़र दर्शक दीर्घा में बैठे हलील पर पड़ी। उसने मन ही मन गुस्से में दांत भींचे, तूने मुझे मोहरा बना दिया और मेरे बेटे को मरवा दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस बदला, और आज कोई नहीं रोक सकता मुझे। उधर योग क्षेत्र के दरवाजे पर दीवार पर बने 9 ड्रैगन के चेहरे अचानक डरावने हो गए। दीवार से तेज रोशनी निकली और आर्यन को बाहर फेंक दिया गया। फुह, जान बच गई। आर्यन ने गहरी सांस ली, शुक्र है सही वक्त पर आ गया, वरना आज तो काम तमाम हो जाता। वो अब भी उस भयानक हमले को याद कर कांप रहा था जब वहां मौजूद 9वें लेवल के कुछ स्वर्गवीरों ने एक साथ उस पर हमला किया था। उसे बाहर देख रुद्रसेन और यशवंत ने राहत की सांस ली। आर्यन ने आते ही पूछा, कितना वक्त बचा है? टीम मुकाबला तो शुरू हो चुका होगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया, हाँ, शुरू हो गया है। आर्यन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। रुद्रसेन मुस्कुराया, फिक्र मत कर, तुम्हारी टीम में जितनी ताकत है लोग सोच भी नहीं सकते। अगर उनमें से सिर्फ 3 भी अखाड़े में हो तो भी जीतना तय है। उसे उन चारों का एक साथ किया गया हमला याद आ गया, जिससे उन्होंने स्वर्गसार कुल के एक स्वर्गवीर योद्धा को भी पीछे धकेल दिया था। तो फिर फीनिक्स टीम क्या थी? आर्यन हैरान हो गया, मेरे अलावा भी उनके पास कोई ऐसी ताकत है जो मैं नहीं जानता। रुद्रसेन बोला, हाँ, बहुत खास ताकत है। यशवंत ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता की ताकत। आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गईं, मेरे पिता की? रुद्रसेन ने कहा, अब ज्यादा मत पूछ, बस जितनी जल्दी हो सके अखाड़े में पहुंचो। तुम्हारा वहां पहुंचना उनके हौसलों को और मजबूत करेगा। आर्यन ज्यादा नहीं सोच पाया, मन बेचैन था, उम्मीद है कुछ बुरा ना हुआ हो। एल्डर, मुझे आप दोनों से एक काम है, उसने तेजी से कहा। आप दोनों तुरंत शिवगिरी वासिका पहुंचिए, और वहां। उसने दोनों को कुछ जरूरी आदेश दिए और तेजी से मैदान की तरफ उड़ गया। इसी बीच अखाड़े में रायगर ने शहनाज की तरफ देखा, फिर अव्यान की ओर। अव्यान ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, चलो दोस्तों, अब वक्त आ गया है। हालात ऐसे हो चुके थे कि चारों तरफ से घिरे थे, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, पर हार भी मंजूर नहीं थी। गौरांग भी गुस्से में चिल्लाया, अब बहुत हो गया, इन सब को खत्म करो। बहुत बकवास कर ली इन्होंने। उसी वक्त रायगर और शहनाज के शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकली, जो लहर बनकर सीधा अव्यान के शरीर में समा गई। अव्यान ने अपनी आंखें खोली और एक भारी आवाज में बोला, सशस्त्र तलवार तकनीक। जैसे ही उसकी तलवार निकली, हवा में एक कंपकंपी सी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे आसपास की आत्माएं तक डर गई हों। उसका वार इतना तेज था कि बिजली भी उसके सामने धीमी लगती। सिर्फ एक वार, और सामने की मोटी रक्षात्मक दीवार जिस पर भरोसा किया जा रहा था, एक झटके में भेद दी गई। साथ ही सरपेंट हॉल का योद्धा इयान, उसकी गर्दन पर एक लाल लकीर उभरी और उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। मगर बस यही नहीं, अव्यान रुका नहीं। उसकी तलवार अब भी फड़क रही थी और स्वॉर्ड इंटेंट अब भी उसके चारों ओर गरज रहा था, जैसे हर पल अपनी दिशा और आकार बदल रहा हो। फिर एक वार और, इस बार तीनों तलवारबाजों की गर्दनें लाल हो गईं। वो हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पाए। उसकी गति अब भी तेज थी, बिल्कुल हवा की धार की तरह। वो आखिरी योद्धा की ओर झपटा, जो अयांश था, और बिना एक पल गनवाए उसकी गर्दन भी चीर दी। अव्यान ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी, फिर धीरे से सिर उठाकर देखा। सामने थे केरिम, अनुराज और सप्तचक्र महाविद्यालय के तमाम बड़े शिष्य और मास्टर। उसकी आवाज़ शांत थी, पर सीधी और साफ, तुम सबका यही हाल होगा। अगले पल 5 जोरदार धमाके हुए। फीनिक्स टीम के 5 योद्धा जमीन पर गिर पड़े, मरे हुए। खून उनके मुंह से निकल रहा था। सिर्फ एक वार और 5 मौतें। यह कोई आम ताकत नहीं थी, ये किसी और ही स्तर की चीज़ थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा हमला हुआ और केरिम जैसा ताकतवर योद्धा भी कुछ नहीं देख सका। अखाड़े में बैठे लोग सब सुन्न थे।
कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हुआ कैसे। अव्यान ने ये कैसे किया? उसकी तलवार में कौन सी शक्ति छिपी थी? केरिम की गर्दन में ठंडी से हरन दौड़ गई। उसने अखाड़े में पड़ी 5 लाशों को देखा, फिर पागल दरिंदे टीम की ओर देखा। उसके मन में शक होने लगा, क्या ये सच में सप्तचर्क महाविद्यालय के ही छात्र हैं? इनकी ताकत तो कुछ और ही बता रही है। वो खुद सोचने लगा, क्या मैं उस वार को रोक पाता? थोड़ी देर पहले तक मैदान में लोगों को यही लग रहा था कि पागल दरिंदे टीम की असली ताकत अब सामने आ चुकी है और उनके पास अब छुपाने को कुछ नहीं बचा। पर अव्यान की उस तलवार ने यह भ्रम तोड़ दिया। पूरा मैदान 30 सेकंड तक एकदम शांत रहा। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। इतनी खामोशी थी कि जैसे कोई सुई गिर जाए तो आवाज़ सुनाई दे। यहाँ तक कि अमर महल के 8 एल्डर तक चुप थे। वो भी समझ नहीं पाए कि ये ताकत आखिर किस लेवल की थी। अव्यान गर्जा, जो भी मुझे निशाना बनाएगा उसका यही हाल होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर पागल दरिंदे टीम को रोकना है तो हिम्मत करके सामने आओ। अब तक शांत रहने वाला अव्यान भी दहाड़ उठा। उसकी आवाज़ ने मैदान में मौजूद हर युवा के अंदर एक आग सी जला दी। उस तलवार में तो जैसे पूरी सृष्टि समा गई थी। ऐसा वार मैंने कभी नहीं देखा। फीनिक्स टीम के 5 योद्धा एक ही वार में मारे गए। ये लोग कौन हैं? ये तो बहुत खतरनाक हैं। गौरान किसी तरह उस फॉर्मेशन से बाहर निकल आया और धीरे धीरे चलकर अव्यान के पास पहुंचा। भाई टीके रहना। वो बाहर से तो उत्साहित दिख रहा था, पर असल में अव्यान को सहारा दे रहा था। वो खतरनाक शक्ति जो अव्यान ने अभी अभी दिखाई थी, वो कोई आम बात नहीं थी। वो शक्ति अब भी उसके अंदर कांप रही थी, जैसे बाहर निकलने को बेताब हो। अगर वो पूरी तरह से बाहर आ जाती तो शायद प्रतिद्वंदियों के साथ साथ अव्यान खुद भी उसकी चपेट में आ जाता। उसकी चेतना, शरीर, सब कुछ अंदर से जख्मी हो चुका था। लेकिन उसने उस दर्द को अंदर छुपा लिया, मुस्कुराया और बोला, अगर इसे घमंड कहते हैं तो फिर मस्त है यार, हा हा। उसी वक्त मंच से आवाज़ आई, पागल दरिंदे टीम विजेता घोषित की जाती है। अब ये टीम अंतिम मुकाबले में पहुंच चुकी है। अगला मुकाबला धूमगिरी टीम बनाम सरपेंट टीम। संचालक की यह घोषणा अभी ठीक से गूंजी भी नहीं थी कि उसकी अगली घोषणा और भी तेजी से गिरी। सरपेंट टीम ने हार मान ली है। धूमगिरी टीम विजेता है और अंतिम मुकाबले में प्रवेश करती है। अब आखिरी मुकाबला पागल दरिंदे टीम बनाम धूमगिरी टीम। दोनों टीमें तुरंत अखाड़े में आए। सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। एस्फीरा और बाकी लोग अभी अखाड़े से बाहर निकले ही थे कि दोबारा अंदर बुला लिया गया। उस पार खड़ा केरिम हल्की सांस छोड़ते हुए बोला, अब देखता हूँ तुम्हारा घमंड कितनी देर टिकता है, आओ जारी रखो। धूमगिरी टीम। उसकी आवाज़ हवा में गूंज उठी। हाजिर हैं। 5 योद्धा हवा में उठे और जवाब दिया। ये 5 योद्धा महाविद्यालय के सबसे ताकतवर शिष्यों में गिने जाते थे। सभी 9वें लेवल के स्वर्णवीर थे। इनमें से 3 तो पिछले साल की व्यक्तिगत रैंकिंग में शीर्ष 5 में थे। ये सिर्फ टीम नहीं थी, ये भविष्य के संभावित मास्टर थे। कई तो अमर महल तक पहुंचने की काबिलियत रखते थे। केरिम ने उन्हें देखते हुए कहा, जाओ खेल खत्म करो। 5 ने सिर झुकाया, जैसी आज्ञा। वो उड़ते हुए सीधे अखाड़े की ओर बढ़ गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि हैदर जिन 2 जुड़वां योद्धाओं की बात करता था वो उनमें नजर नहीं आए। लेकिन जो आए थे वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे। एस्फीरा की आंखों में तनाव और भी गहरा गया। उसने आवाज उठाई, ये मुकाबला क्या पक्षपाती नहीं है? केरिम हंसा, पक्षपाती? ये सप्तचक्र महाविद्यालय है। यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर दिक्कत है तो निकल लो। अनुराज ने भी चुटकी ली, इंसाफ की बात कमजोर लोग करते हैं। तुम लोगों को घमंड करना था ना, अब डरो मत, मुकाबला जारी रहेगा। केरिम की नज़र मैदान पर घूमी और उसने चिल्लाकर कहा, आर्यन, मुझे पता है तू कहीं छिपा है, लेकिन मैं तुझे तीसरे मुकाबले में भी भाग नहीं लेने दूंगा। बस देखता रह अपने साथियों को मरते हुए। उसके इस बयान से भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पर यही सच्चाई थी, इस दुनिया में केवल जीतने वाले याद रखे जाते हैं, हारने वालों को कोई जानना भी नहीं चाहता। अब मंच से आखिरी चेतावनी आई, 1 मिनट का वक्त है। अगर कोई टीम नहीं आई तो उसकी हार मानी जाएगी। गौरान गुस्से में बड़बड़ाया, ये तो खुल्लम खुल्ला जुल्म हो रहा है यार। केरिम के चेहरे पर एक घमंडी सी हंसी थी, जैसे कह रहा हो, हाँ मैं तो जुल्म करूंगा, अगर कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ के दिखाओ। एस्फीरा ने दांत पीसे, जितना ज्यादा ये हमें दबाएंगे उतनी ही बड़ी हमारी जीत होगी। हम आर्यन के लिए लड़ रहे हैं तो मुंह की खानी नहीं है। ये आखिरी मुकाबला है, अब मेरी जगह वेदिका लड़ेगी। एस्फीरा सबसे ताकतवर थी, आक्रमण की दृष्टि से तो सबसे घातक। पर अव्यान की तलवार ने जो अभी किया था उसने साफ कर दिया था कि उन्होंने इन 2 महीनों में जो तकनीकें सीखी थीं वो उससे मेल नहीं खा रही थीं। उन सभी के एक साथ होने से ही उनकी संयुक्त शक्ति और उभर कर फूटेगी। गौरांग ने धीरे से कहा, अव्यान अब और नहीं झेल पाएगा। एस्फीरा ने तिम्रा की तरफ देखा और बोली, अब अव्यान की जगह तुम जाओ। वो खुद एक कदम पीछे हट गई और अपनी जगह छोड़ दी। टीम फिर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी।
लेकिन ये सभी वो योद्धा थे जिन्होंने 2 महीनों तक गुप्त प्रशिक्षण साझा किया था। उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि शक्तियों का ऐसा तालमेल था जो अकेलेपन में संभव नहीं था। उनकी असली शक्तियां तभी जागती जब वो साथ होते। एस्फीरा ने कहा, रायगर अब लीडर है, उसकी बात मानना, अखाड़े में ध्यान से लड़ना। मुझे डर है केरिम ने अब भी कोई चाल छिपा रखी है। जो आदमी पहले ही अखाड़े में कोई फॉर्मेशन बिछा सकता है वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। उस जैसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर रायगर, गौरांग, शहनाज, वेदिका और तिमरा पांचों अखाड़े में पहुंचे। उसी वक्त धूमगिरी टीम के 5 योद्धा भी आकाश से सीधे अखाड़े में उतरे। उन्होंने गौरांग और उसके साथियों को देखा और हल्का सा हंसे। वो हंसी सीधी ताना मार रही थी। ये 5 योद्धा 9वें लेवल के स्वर्णवीर थे। अगर तुलना की जाए तो उनकी टीम की ताकत पागल दरिंदे टीम से एक पूरा स्तर ऊपर थी। जैसे ज़मीन और आसमान का फासला हो। पिछले साल और इस साल की रैंकिंग में इन लोगों ने एक भी मुकाबला नहीं हारा है। इनकी ताकत तो फीनिक्स टीम से भी ज़्यादा मानी जाती है। पागल दरिंदे टीम इनसे भिड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, एक सामान्य चक्रयोग हॉल का शिष्य ऐसी टीम बनाकर यहाँ तक पहुँच गया। इतिहास में नाम तो जाएगा, पर हकीकत यही है, ऐसी टीम को अखाड़े में होना ही नहीं चाहिए। आज तो शायद इनका नामो निशान मिट जाएगा। वास्तव में धूमगिरी टीम का दबदबा डराने वाला था, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। इसी बीच फॉर्मेशन हॉल का अध्यक्ष चुपचाप केरिम के पास आया और धीमे से बोला, भाई केरिम, सब कुछ तैयार है। एक और हॉल का अध्यक्ष भी आया और बोला, भाई, जैसे ही फॉर्मेशन चालू होगी जहर चारों तरफ फैल जाएगा और ये लोग, इनकी ताकत ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कुछ था ही नहीं। जमीन पर पड़े रहेंगे जैसे कोई कुत्ते हो। तीनों अध्यक्ष एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। केरिम की आंखों में ठंडी सी चमक थी। पिछला मुकाबला तो बस नमूना था। इन लोगों ने अपनी असली ताकत अब तक छिपा रखी है, लेकिन आज कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी सप्तचक्र महाविद्यालय में कोई प्रधानाचार्य नहीं था, तो केरिम को किसी से डर नहीं था, जो चाहे कर सकता था। उसने घूरते हुए कहा, तैयार हो जाओ, इस बार मैं तुम्हारी पूरी टीम को मिटा दूंगा। आर्यन, फिर तेरी बारी होगी। दूसरी तरफ आर्यन पूरी जान लगाकर उड़ रहा था। उधर अखाड़े में अचानक ही चारों तरफ की फॉर्मेशन बंद हो गई। मुकाबला शुरू। जैसे ही ये ऐलान हुआ, रायगर ने बिना एक पल गनवाए जोर से कहा, सब कुछ जल्दी खत्म करो, सीधे अंतिम दांव चलो। समझ गए। बाकी चारों ने एक साथ जवाब दिया। पागल दरिंदे टीम के सारे योद्धा एक साथ हरकत में आ गए। उनकी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ गईं और फिर पूरी शक्तियां रायगर के शरीर में समा गया। धूमगिरी टीम को कुछ समझ आता उससे पहले ही रायगर आगे बढ़ा। उसके हाथों में 2 चमकती हुई मुड़ी हुई तलवारें आ गईं और फिर उसका शरीर वहीं से गायब हो गया। पूरा अखाड़ा स्वॉर्ड इंटेंट से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी कांप रही हो। लोग सांस लेना भूल गए। गायब हो गया, किधर गया, कोई नई तकनीक है क्या? दर्शकों में हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या हुआ? किसी को समझ नहीं आया, मगर सब जान गए कि ये कोई मामूली शक्ति नहीं थी। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज़वर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।